जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि सच्चे देशभक्त जरूर देखें, जय चंद दूर रहें। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें अपने चैनल से ज़्यादा हमारा भारत देश प्यारा है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप भी सच्चे देशभक्त हो, इसलिए कृपया पूर्ण वीडियो देखें। और हाँ, वीडियो पॉज करके लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि हम राष्ट्र हित में ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही दर्दनाक भी है। कश्मीरी पंडितों को लगभग हमने भुला ही दिया था, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं दी कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का, जिन्होंने हमें कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक कहानी की याद हमारे जहन में तरोताजा कर दी है। दोस्तों, पहला सवाल मन में यही आता है कि ये कश्मीरी पंडित है कौन, इनका इतिहास क्या है। कश्मीर में अलग अलग शासक रहे, कई मुसलमान राजा भी हुए जिन्होंने कश्मीर में हुकूमत की। उस दौर में एक्चुअली 3 तरह के पंडित थे। पहले थे बनमासी, ये वो पंडित थे जो कि मुसलमान हुकूमत के वक्त कश्मीर छोड़ के चले गए और उस हुकूमत के पतन के बाद वापस आए। दूसरे थे मलमासी, ये वो लोग थे जो किसी भी हुकूमत में भागते नहीं बल्कि हुकूमत का डट के सामना करते थे। और तीसरे थे बोहे पंडित, ये वो थे जिन्होंने कश्मीर में रहकर कारोबार और व्यापार किया। तो ये तो थी तीनों कैटेगरी। 47 के बंटवारे के समय भी वहाँ लोग मिलकर रहा करते थे, सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। हालांकि पाकिस्तान की नज़र हमेशा कश्मीर हथियाने पे रही। 80s में कुछ बदलाव होना शुरू हुआ जब रूस ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की और अमेरिका रूस के खिलाफ था। अफगानिस्तान के जो कबायली लोग थे वो रूस के खिलाफ लड़ाई में उतर गए। उधर पाकिस्तान ने भी उन कबायली लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जनरल जिया उल हक तब जुल्फिकार भुट्टो को हटाकर सत्ता पे कब्जा कर चुके थे। तब जनरल जिया उल हक ने उन अफगानी बागियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप लगाकर तैयार करना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, जो आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप की खबरें सुनते हो, उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। पाकिस्तान और भारत अधिकृत कश्मीर में कोई खास दूरी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान से कश्मीर बॉर्डर के थ्रू हथियार वगैरह कश्मीर में सप्लाई होने शुरू हो गए। तो जिया उल हक को लगा कि क्यों ना अफगानी लोगों को भड़काकर कश्मीर को कब्जे में किया जाए, क्योंकि वो जंग में तो जीत नहीं सकता था। ये एक तरह से सस्ता विकल्प था। एक साजिश ये भी थी कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम कराकर लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए। कश्मीर बारूद के ढेर पे बैठा था, बस एक चिंगारी लगाने की देर थी। ये चिंगारी लगी एक पॉलिटिकल इशू से, जब 1986 में फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह फारूक अब्दुल्ला की सत्ता छीनकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब तक कश्मीर में भारत विरोधी चीजें इक्का दुक्का ही होती थी, लेकिन गुलाम मोहम्मद शाह के एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने ये फैसला किया कि जम्मू न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट में एक पुराने राम मंदिर को गिराकर एक भव्य मस्जिद बनाई जाएगी। अब लोगों ने इसके खिलाफ दर्दनाक प्रदर्शन करना शुरू किया। इससे जो कट्टरपंथी थे उनको हवा मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। साउथ कश्मीर और सोपोर में पंडितों के घरों पे हमले हुए, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली गई, उनको मारा गया, उनकी बेटियों और औरतों के साथ बलात्कार किया गया। सरकार इन दंगों को रोकने में नाकाम रही। आखिरकार 12 मार्च 1986 को वहां के राज्यपाल जगमोहन, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे, ने वहां की सरकार को भंग कर राज्यपाल शासन लगा दिया। इसके बाद 1987 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए। एक अच्छी बात ये हुई कि जितने भी कट्टरपंथी थे जो भारत के विरोध में थे वो चुनाव हार गए। इससे ये मैसेज गया कि लोग भारत विरोधी लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन उन हारे हुए कट्टरपंथी लोगों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और पहली बार उन्होंने हथियार उठा लिए और इनको शह दे रहा था पाकिस्तान। और 1988 में पहली बार JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना।
इनका मकसद था कश्मीर को भारत से अलग करना और वहां से हिंदुओं को भगाना। हिंदू और मुसलमानों के बीच ये कट्टरपंथी ताकतें शामिल हो गई। इनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से हिंदुओं को कश्मीर से हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। तभी 14 सितंबर 1989 को ऐसी घटना हुई जिसने कश्मीरी पंडितों का भविष्य तय कर दिया। बीजेपी के जम्मू के उप अध्यक्ष और घाटी के बीजेपी के बड़े नेता पंडित टीकालाल टपलू को लोगों के सामने मार दिया गया। इससे हिंदुओं को ये मैसेज दिया गया कि सारे हिंदू घाटी से निकल जाएं, नहीं तो उनका भी यही हशर होगा। इससे हिंदुओं में दहशत फैल गई, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके 1.5 महीने बाद रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। यही नहीं, उनकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया गया, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है। ये वही जज थे जिन्होंने JKLF के आतंकवादी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी और उसे बाद में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। इसके अलावा मकबूल भट्ट केस में जो वकील थे प्रेमनाथ भट्ट, उनका भी मर्डर किया गया। फिर 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टीवी स्टेशन डायरेक्टर लैस कौल का उनके घर के सामने कत्ल कर दिया गया। ये तो बड़े नाम थे, लेकिन जो कोई छोटे मोटे थे उनकी तो गिनती ही नहीं है। एक चीज उनके दिमाग में चल रही थी कि हिंदू 5% होते हुए भी बड़े बड़े पदों पर नियुक्त थे, इसलिए उन्होंने इनको निशाना बनाना शुरू किया। जैसे कि पुलिस ऑफिसर, जज, बिजनेसमैन, वकील, बीजेपी के नेता, इन पे हमले होने शुरू हो गए। दहशत का माहौल बना हुआ था। फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। लेकिन 2 और 4 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की उम्मीदों को पानी फिर गया। घाटी में छपने वाले एक अखबार में एक विज्ञापन छपा जो कि हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से था। इसमें लिखा था कि हिंदू पंडित जितनी जल्दी हो सके घाटी छोड़ दें, नहीं तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। अब जिनकी सारी जिंदगी वहां गुजरी, सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस बड़ी मुश्किल से सेट किए, वो कैसे चले जाते? ये इतना भी आसान काम नहीं था। पंडितों को अभी भी सरकार से कुछ उम्मीद थी कि वो इसका कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकाल लेगी। तब VP सिंह प्रधानमंत्री थे और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, लेकिन दोनों सरकारें इन हालातों को काबू करने में नाकाम रहीं। इसके बाद हालात बद से बदतर हो गए। पंडितों की मारकाट शुरू हो गई, उनके कारोबार लूट ले गए, उनकी बहनों, बेटियों और औरतों के साथ रेप हुए, उनके घर जला दिए गए। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर दिन आया 19 जनवरी 1990, जिसको आज भी कश्मीरी पंडित ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाते हैं। उस एक दिन में लाखों पंडित अपना घर बार और जिंदगी भर की जमा पूंजी ऐसे ही छोड़कर चले गए। वो जिस भी हालात में थे उसी में वो वहां से निकल गए। कुछ नीचे जम्मू आ गए, कुछ दिल्ली, कुछ कहीं और, कुछ अपने ही देश में शरणार्थी कैंपों में रहने लगे। कहते हैं कि उस एक दिन में करीब 4 लाख हिंदू कश्मीर से निकल गए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 300 हिंदू लोग मारे गए, लेकिन लोगों के कहने के अनुसार मरने की तादाद हजारों में थी। बिट्टा कराटे नामक आतंकवादी ने यह बात कबूल की थी कि उसने किस बेरहमी से 20 हिंदू लोगों को मारा था। कुछ बुजुर्ग लोग जो वहां पुश्तों से रह रहे थे वो वहीं रह गए, और राम जी की लीला देखो, उनमें से बहुत लोग बच भी गए। अभी आंकड़े आए हैं कि घाटी में तकरीबन 187 जगहों पे 4000 के करीब कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे अभी भी उनसे दूर हैं। उनके मन में अभी भी दहशत है कि अगर वो फिर घाटी में चले गए तो उनका क्या अंजाम होगा। आज करीब 30 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इन बेघर पंडितों की कोई मदद नहीं की, जो कि देश में अलग अलग जगहों पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वो एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिसमें कि इन पंडितों को घर और सहूलतें प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि वो भी सर उठा के जी सकें और उनको सुरक्षा की गारंटी मिले।
देखते हैं हमारे पीएम अपना वादा निभाते हैं या नहीं। दोस्तों, कहने में तो हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन असली डेमोक्रेसी तभी मानी जाएगी अगर इन कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिले। मुझे ये कहने में शर्म महसूस होती है कि 30 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इन हिंदुओं का दर्द समझ ही नहीं सकी। इनके नाम पे सिर्फ राजनीति ही हुई, राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है जो पास के ही गांव में रहता है। मुझे उससे ही ये जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि वो भी पंडित है। वो अभी भी अपने पुश्तैनी घरों में जाना चाहते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये था इतिहास कश्मीरी पंडितों का। आओ हम सारे भगवान से प्रार्थना करें कि जो इनसे छीना गया वो इन्हें वापस मिले, इनका बनता हक मिले, और सारे प्यार मोहब्बत से रहें, अपने देश की मिट्टी के साथ प्रेम करें और अपने माथे पे मिट्टी से तिलक लगाएं। फ्रेंड्स, मैंने करीब 12 दिन इस वीडियो को बनाने में दिन रात एक कर दिए हैं ताकि आपको सत्य जानकारी मिले। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम राष्ट्र हित में ऐसी वीडियोस बनाते रहें। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कश्मीरी पंडितों का दर्द हर भारतीय नागरिक महसूस करे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साधुवाद। जय हिंद।